बच्चों, अब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक अब बचा है, हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसको कंप्लीट करते ही हमारा ये सेकेंड चैप्टर पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको एक टेस्ट देना होगा, छोटा सा टेस्ट होगा आपका, और फिर उसके बाद जो भी चीजें हैं हम आगे बढ़ेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। ठीक, महत्व क्या महत्व था, हम इसको समझेंगे आज, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ के जो मेसोपोटामिया वासी हैं, यहाँ के वासी शहरी जीवन को अधिक महत्व देते थे। ठीक, हम क्या देख रहे हैं, शहरी जीवन का मेसोपोटामिया संस्कृति में शहर का महत्व। तो हमने देखा कि यहाँ के जो निवासी हैं वो शहरी जीवन को अधिक महत्व देते हैं, ग्रामीण जीवन को कम पसंद करते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि अनेकों संस्कृतियों को मानने वाले इस क्षेत्र में साथ साथ रहते हैं। ठीक, अलग अलग समुदाय के लोग, चाहे वो आर्मीनियाई हो, एरोमाइट हो, असीरियाई हो, अकदी हो, ये सभी अलग अलग सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं, रह सकते हैं। और ये व्यवस्था अधिकांशतः आपको शहरों में ही दिखाई देती है कि विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं और कोई आपसी विवाद धर्म आदि जाति को लेकर नहीं होता है। ग्रामीण अंचलों में संभवतः यह प्रायः यह कम देखने को मिलता है। अधिकांशतः हम यही देखते हैं कि गाँव में ज्यादा से ज्यादा एक या दो धर्म के मानने वाले लोग ही रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो अपनी संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा के लिए वो अलग व्यवस्था में रहना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि ग्रामीण अंचल जो है शहर आज का भारतीय व्यवस्था का, वो शहरों की अपेक्षा कम विविधतापूर्ण है। आपको गांव में मिल जाएंगे लोग ऐसे कि पूरा का पूरा गांव एक ही सभ्यता, एक ही संस्कृति को मानता है, जबकि शहरों में आप जाएंगे तो एक घर में दूसरी संस्कृति है, दूसरे घर में दूसरा कल्चर है, इस घर में इस धर्म को मानने वाले हैं, दूसरे में दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तीसरे में तीसरे, 10 घरों में 10 धर्म को मानने वाले मिल जाएंगे। लेकिन भारतीय सभ्यता में अगर ग्रामीण परिवेश में जाया जाए तो अधिकांशतः धर्म को लेकर के ज्यादा विविधताएं नहीं मिल पाती। वो अगर है भी तो वो क्या होता है कि वो अपना एक सेपरेट है, अलग आइसोलेटेड है वो ज्यादातर क्षेत्रों में, गाँव में। शहरों में ऐसा नहीं है। तो इनका शहरों से बड़ा लगाव था, शहरों से बड़ा लगाव था। शहरों के नष्ट होने पर, कब नष्ट होते थे शहर? शहर युद्ध में नष्ट होते थे। शहरों के युद्धों में नष्ट होने पर ये अपनी भावनाएं, यानी जो इनकी भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी उन शहरों को लेके, उनको महाकाव्यों के माध्यम से, या फिर ये कहिए काव्यों के माध्यम से व्यक्त करते थे। ऐसा ही एक उदाहरण मिलेगा मित्र को लेकर। ये अपने शहरों को बहुत ही महत्व देते थे और साथ ही साथ अपने उस प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति से अत्यधिक स्नेह रखते थे जो इनका हितैषी हो या इनके सहयोग में रहा। ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है एक मित्र का। एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था एनमार्कर की मृत्यु के बाद यहाँ का शासक हुआ
के बाद ये जो मेसोपोटामिया है वहां का एक शासक हुआ, नाम था उसका गिलगेमिस। ठीक, इस गिलगेमिस ने अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। भाई कई हजार वर्षों का इतिहास है, तो उसमें अगर आप सिस्टमैटिक देखना चाहें या ये सोचें कि अब बीमारी का शासक था, ये अब कहां से आ गई, सारी चीजें, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी वो रहे होंगे तो कभी ये रहे होंगे, ऐसी स्थिति है, क्योंकि हम इस समय लेखन कला और शहरी जीवन के विकास की बात पढ़ रहे हैं, ना कि शासकों का इतिहास पढ़ रहे हैं या राजनीतिक व्यवस्था वहां की पढ़ रहे हैं। हमें देखो, इतिहास में 2-3 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका राजनीतिक हिस्सा, दूसरा होता है सांस्कृतिक हिस्सा। तो ये जो लेखन कला और शहरी जीवन है, ये उसका सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष नहीं है। राजनीतिक पक्ष होता तो हम शुरू करते उसकी स्थापना से, स्थापना के बाद शासकों के वर्गीकरण पे आते। हालांकि ऐसी पुरातात्विक व्यवस्था के हिसाब से जब इतिहास लिखा जाता है तो शासकों का विवरण नहीं मिल पाता, सिर्फ वहां की सभ्यता और संस्कृति का विवरण मिलता है। जैसे हड़प्पा में अगर आपको से कहिए कि क्रमवार जो है 2300 ईसा पूर्व से शुरू कीजिए और 750 ईसा पूर्व तक आते आते सभी शासकों का नाम लिख लीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो कालखंड है, उसमें प्रयोग किए जाने वाले बर्तन, मुद्राएं, शिलालेख, जो भी वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हो गए, संसाधन ऐसे जो व्यापार में प्रयोग किए, उनका सबका वर्णन दे सकता है, लेकिन क्रमवार से शासक नहीं मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी आप एनमार्कर एक शासक है, किसी समय में रहे होंगे, उनका उत्तराधिकारी होता है गिलगेमिस। वो पूरे लगभग अधिकांश क्षेत्र पर मेसोपोटामिया के कब्जा कर लेता है। इस कब्जे में के दौरान इसका एक मित्र क्या, वीर मित्र, मृत्यु हो जाती है वीर मित्र की। इसके एक वीर मित्र की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, जिसके बाद ये बहुत ही आहत होता है। आहत होता है और आहत होने के बाद वियोग में अपना सारा राज्य साम्राज्य सब छोड़ देता है। सब छोड़ देता है और शांति की खोज में निकल पड़ता है। खोज में निकल पड़ता है। शांति का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, शांति का मतलब है मानसिक शांति से, जहां इसको सुकून मिले, ये कुछ पल के लिए भूल सके कि मेरा कुछ गायब हो गया है या मेरा मित्र नहीं है, उसकी खोज में निकल पड़ता है। अब जब निकल पड़ा है तो कहीं पहुंचेगा, देखते हैं, इसको साफ करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन था बच्चों? गिलगेमिस। गिलगेमिस क्यों निकला था? शांति की खोज में, क्योंकि उसका मित्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसके कारण वो बहुत ही आहत था। आज तो मित्र के मर जाने से एक संतुष्टि मिलती कि चलो एक और व्यक्ति पाप कर्मों को जानने वाला कम हुआ। हालांकि सबके साथ नहीं है। राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसा ज्यादा है कि राजनेताओं के जब मित्रों की मृत्यु होती है तो उनको कहीं ना कहीं एक आत्मीय सुख होता है कि चलो मेरे पाप कर्मों को जानने वाला एक व्यक्ति आज और कम हुआ। ठीक हाँ, ये राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये आत्मीय वियोग से पीड़ित है और ये निकलता है शांति की खोज में। सागरों, महासागरों, पहाड़ों, कंदराओं, जितना आप जोड़ पाइए विषम परिस्थितियों को उतना जोड़ लीजिए। इन सब को पार करता हुआ बहुत सारा समय मार्मिक वियोग में बिता देता है, फिर भी इसे कहीं पर भी सुकून शांति नहीं मिलती और यह पुनः वापस आ जाता है अपने क्षेत्र में, यानी अपने राज्य में वापस आ जाता है। राज्य में वापस आने के बाद अपने राजमहल के
चहारदीवारी के पास चहलकदमी कर रहा था। चहारदीवारी के पास चहलकदमी। कभी कभी होता है कि हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, हमसे कहा जाए खड़े रहिए तो खड़े नहीं हुआ जाता, हम लोग चलने लगते हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। हालांकि ऐसा मूवियों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि किसी के इंतजार में पूरे आंगन में चक्कर काटना, ऐसे यहाँ से जाना वहां जाना, ऐसे गोल गोल घूमना। तो ऐसे ये भी चहलकदमी कर रहा था, तभी इसने देखा कुछ पक्की ईंटों को। पक्की ईंटों को, वो ऐसी पक्की ईंटें जो न्यू में लगी थी, उसको देखा और देखने के बाद इसको एक अनुभूति हुई कि ये वो ईंटें हैं जिन पर न्यू बनी है, जिन पर पूरा महल खड़ा है, लेकिन कभी किसी की नजर इस न्यू की ईंट पर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि लोगों को तो जो ऊपर है, टॉप पे है, उससे मतलब है, न्यू से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं आज इसके लिए इतना व्याकुल हूं, कल भी मैं व्याकुल रहूंगा, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं जाने वाली, बल्कि नजर उस पर जाने वाली है जो मैंने साम्राज्य विजित किया है। और इसे यथार्थ समझ में आ गया कि किसी के वियोग में इतना रहने से कोई लाभ नहीं होता है। और यह सोच लिया इसने कि आज जो मैं विजित क्षेत्र तैयार कर रहा हूं, वो अपने कर्म को करते हुए तैयार करूं। आने वाली पीढ़ियां तब हमें याद करेंगी और वही हमारे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वही मेरे लिए आत्मीय सुख होगा। और फिर उसी के बाद से इसने अपनी मार्मिक दशा को छोड़ा और निर्बाध रूप से शासन करने लगा। अभी इसकी कहानी मुझे कुछ समझ में नहीं आई, ये कैसे क्या कर लिया इसने, तो इसको शांति मिल गई। हालांकि मिल गई तो फिर मिल गई, अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं लेखन कला की देन। लेखन कला की देन, ठीक, यानी लेखन कला का योगदान क्या रहा है। तो देखिए, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं गांव में, जिसको बूझने का टाइप बताते हैं, बुझावर का टाइप बताते हैं। ऐसी तरीके से जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको आप कहीं किताबों में नहीं पाएंगे, कहीं किसी सिलेबस में आपके नहीं मिलेंगे, लेकिन गांव में लोगों के द्वारा आपसे पूछ लिए जाएंगे, शहरों में आपसे लोगों के द्वारा पूछ लिए जाएंगे। और उनको ना बताने पर एक बात आपके सामने आती, क्या पढ़ते हो, मतलब तब मन में बात आती है कि हम ये पढ़ने जाते हैं। हमारे सिलेबस पे आओ, हमारे टॉपिक पे आओ, हमारे सब्जेक्ट में आओ तो कुछ मतलब निकलता है। अभी आप कुछ उल्टा सीधा पूछ लो, या सिंपल सा एक था, एक आयतन का सवाल मिलता है हमको यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अक्सर लोगों से पूछा जाया करता था, लोगों के द्वारा वहां, कि एक निश्चित खेत, मान लीजिए खेत है 2 एकड़ का, 2 एकड़ खेत में 3 अंगुल पानी है, 3 अंगुल पानी भरा है, यानी पूरा खेत है और इसमें इतना 3 अंगुल इतना होता है, कितना होता है, इतना होता है, इतना पानी पूरे खेत में भरा हुआ है। अब पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, अगर आप फिजिक्स वाले से पूछ रहे हैं तो वो बता देगा, मैथ वाले से पूछ रहे हैं तो बता देगा, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ने वाले से पूछेंगे तो उसका गुणा गणित फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कुछ नहीं जानता भाई, इसका मतलब ये तो कहता ही नहीं हुआ कि वो कुछ नहीं जानता। आप उसके टॉपिक में आइए, उससे बात कीजिए। तो ऐसे ही लेखन कला की जो देन है, हम उस पर आते हैं अपने टॉपिक में। तो देखते हैं 1800 ईसा पूर्व की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं हमें, आज से 1800 ईसा पूर्व, यानी 2020 and 100, ठीक। आज से इतने साल पहले की कुछ पट्टिकाएं हमको मिली हैं, जिन पर कुछ गुणा भाग अंकित है। वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया दी गई है, गुणा करने की प्रक्रिया है और भाग करने की प्रक्रिया उसमें
दी गई हुई हैं। एक प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे भी संभव होगा आप लोग इसको हल करके फिर इसका उत्तर भी आप लोग बताइएगा। इसमें वहां पर एक पट्टिका मिली है ऐसे, ठीक, ये एक प्रश्न पत्र है एक तरह का वहां का, जिसमें लिखा है कि 1 + 2 4 अपॉन 60 प्लस 5 1 अपॉन 60 की पावर 2 प्लस 10 अपॉन 60 की पावर 3। ठीक, इस तरह का एक विवरण मिलता है और इसका वर्गमूल लिखा है नीचे, यानी इसका जो भी आंसर है उत्तर में वर्गमूल है क्या है। इसका सही आंकड़ा अभी तक इतिहासकार नहीं लगा पाए, लेकिन इसके पिछले पक्ष साइड पर एक उत्तर लिखा हुआ है जो इसी का उत्तर है। ये प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाता था, बोल दिया जाता था कि आप इसको दिखाई दिया जाता था, इसको हल कीजिए, और उसके बाद जो बच्चा उसका सही उत्तर लेके आता था वो लेखाकार आदि के कार्य में निपुण माना जाता था कि ये हिसाब किताब व्यापारियों का करने के लायक हो गया है। तो ये था लेखन कला का यहाँ पर महत्व, या इनकी देन जो थी, ये देन ये थी कि लिखित रूप से साक्ष्यों को इकट्ठा कर लिया जाता था, संग्रहित करके रखा जाता था। पहले ही बताया कि पट्टिकाओं पर लेखों को लिख लिया जाता था, हिसाब किताब को लिख लिया जाता था, ताकि लंबे समय बाद जब मुलाकात हो तो पैसों में भूल भटक ना हो, हिसाब किताब क्लियर होके ले लिया जाए। ठीक, ये इस तरह से मिलता है। तो अगर आपसे संभव होगा तो आप लोग इसको हल कीजिएगा और भेजिएगा, फिर मैं देखता हूँ कि आपका उत्तर सही आता है या नहीं होगा तो बताइएगा, मैं इसका उत्तर भेज दूंगा। अब आती है बात और वहां की देन की। भारत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अपनी पैतृक लगती हैं, लेकिन वो बाहर से आई हुई हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वहां के जो सवाल थे ये इस तरह के थे, खेत का आयतन निकालना। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीनों में एक माह में 30 दिन 31 दिन भी होते हैं। ठीक, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक, और एक सेकंड में 60 मिनी सेकंड होते हैं या नैनो सेकंड्स होते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये जो विभाजन की व्यवस्था है समय काल के वर्ष की, ये हमको वहीं से मिली है। ये लेखन कला की ही देन है कि ये वहां पर अपनाई जाने वाली व्यवस्था लिखित रूप से सिकंदर के समकालीन या सिकंदर के साथ चलने वाले लोगों के द्वारा मध्य एशिया, उसके बाद यूरोप और फिर दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र, यानी भारत चीन ये सब जो क्षेत्र है दक्षिण एशिया के क्षेत्र में इनका प्रवेश होता है। ठीक बच्चों, इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है और, ऐसे लिखा है और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता, और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता। उसका मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा, 2 मिनट में आपको उसको पढ़ लेना है। उसके लिए मैं अब इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है, वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, और उसके लिए पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगता कि मैं 20-25 मिनट का एक और वीडियो बनाऊं। इस उतने समय में हम कुछ और काम कर लेंगे, बेहतर तरीके से दूसरे टॉपिक को समझ लेंगे, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं, आपकी बुक में कुछ ऐसे नीले पीले बॉक्स दिए होंगे जिसमें कुछ घटनाएं लिखी होंगी। वो जो घटनाएं हैं वो सिर्फ उदाहरण है, उनको आपको समझना है अपनी जानकारी के लिए। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम के में नहीं है, ना ही आपके प्रश्नों में पूछी जा सकती हैं। बोर्ड के परीक्षाओं में जब आएंगे, अब इधर तो मैं पूछ सकता हूँ भाई, मैंने पढ़ाया हुआ होगा, लेकिन जब बोर्ड परीक्षाओं में आप बैठेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में कुछ ब्लू बॉक्स में, कुछ येलो बॉक्स में ऐसी चीजें दी होती हैं, कुछ हल्का सा बैगनी कलर का होता है बॉक्स, उसमें दिया होता है। वो सारी टॉपिक्स जो होते हैं वो सिर्फ आपके उदाहरणों के लिए होते हैं, आपको समझने के लिए होते हैं, और मूल बिंदुओं को समझने में मदद करने के लिए बनाए गए होते हैं। वो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए नहीं बनाए गए होते, तो उसको आपको समझना होता है। तो कुछ चीजें ऐसी जो मैं कभी कभार छोटी मोटी चीजें छोड़ दे रहा हूँ, तो उनको आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को वीडियो में कवर करने पर 25-25 वीडियोस आ जाती हैं। 12th का मैंने वीडियो बनाया, एक चैप्टर काफी लंबा था, 25 वीडियोस उसमें बन के तैयार हुई, तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है।
और ऐसे में इतना आसान नहीं है कि सारी वीडियोस के माध्यम से सारा चीजें पढ़ाया जाए। ये है कि जितना ज्यादा हो सकेगा मैं उतना वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, टेंशन नहीं लेना है। हिस्ट्री की चिंता तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये आप लिखित ले लीजिए कि आपका सिलेबस पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे मेरी तो। और बाकी जो भी चीजें हैं मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए। एक बार नहीं समझ में आता तो वीडियोस को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि वही वीडियो जब आप दोबारा देखेंगे तो काफी कुछ चीजें जो छूट जाती है एक बार में वो दोबारा में कवर हो जाती है। तो आपके नोट्स दोबारा बनाने नहीं होते हैं, ऐसे हंसते खेलते थोड़ा बहुत टहलते घूमते आप वीडियोस को रिवीजन कर लिया करिए, तो कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर रहेगा और चीजें हमेशा अपडेट रहेंगी, ठीक है। और इतिहास में जो सबसे जरूरी काम है वो अपडेशन है। अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे चीजों को तो आप भूलते जाएंगे, इधर से पढ़ते जाएंगे उधर से भूलते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, और ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है, पार्ट 12। इससे पहले जो पार्ट आपने देखा उसमें भी 12 लिखा था, गलती से उसको 11 होना चाहिए था, लेकिन अब वो हो गया तो हो गया, उसमें 11 तो कर नहीं सकते, लेकिन अब 12 को 11 समझिएगा इससे पहले वाले को, और इस 12 को 12 समझिएगा। मान लीजिए कि वो 11 है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मैथ पे आ गए तो मानना तो पड़ेगा ही। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा हम उसको देखेंगे, उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए और रिवीजन भी करते रहिए साथ साथ में वीडियोस का जब भी मौका मिले। और इसीलिए मैं वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ कि आप रिवाइज न कर पाए, आप आराम से रिवाइज कर पाए और समझ पाए, यही मेरा प्रयास है। आप लोग सहयोग कीजिए। थैंक यू।